वेलकम गाइस टू माय चैनल TLI। आज के वीडियो में बिल्कुल एक नए कंटेंट की बात करते हैं जो NIS से रिलेटेड नहीं है। आज हम बात करने वाले हैं ई श्रम कार्ड के बारे में। अब बात ये आती है कि सर इस तरह का कंटेंट या इस तरह का वीडियो क्यों? तो बहुत सारे ऐसे मेरे जानने वाले हैं जो लगातार ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं, क्योंकि एक साइबर कैफ़े भी मैं चलाता हूं, तो वहां पर लोग क्वेश्चन करते हैं आकर कि इसके क्या फ़ायदे हैं, क्या नुकसान है। इससे रिलेटेड सर अगर आप एक वीडियो दे सकें तो वो वीडियो बना कर दें। इसके साथ साथ कुछ सब्सक्राइबर भी मेरे हैं, उन्होंने कुछ कमेंट किए हैं कि सर अगर आपको इसकी कुछ जानकारी है तो आप इसके बारे में बताएं, क्योंकि यूट्यूब में देखा गया है कि अलग अलग तरह के बहुत सारे जो यूट्यूबर्स हैं वो इससे रिलेटेड वीडियो लेकर आए हैं और अपनी अपने तरह से इसके बारे में बता रहे हैं। फिलहाल मैंने जो इसकी ऑफिशियल वेबसाइट है ई श्रम की, वहाँ पर जाकर पढ़ा है इसके बारे में, और जो मैंने जाना है वो मैं आपके साथ में शेयर कर रहा हूँ। हालांकि डिटेल में इसके बारे में, बहुत डिटेल में इसके बारे में नहीं बताया जा सकता, क्योंकि जो ऑफिशियल वेबसाइट में इसके बारे में जो बातें लिखी गई हैं वो बहुत सारी हैं, मोटी मोटी बातें जो आपको इसके बारे में जानना है, जो जानना आपके लिए ज़रूरी है, वो मैं आज आपको बताने वाला हूं। तो आइए वीडियो शुरू करते हैं। और पहले ये जान लेते हैं सबसे पहले कि ये दो तरह की कन्फ्यूजन जो चल रही है, एक ये कि एक श्रमिक कार्ड जिसे हम लेबर कार्ड भी बोलते हैं और दूसरा ई श्रम कार्ड, क्या दोनों में डिफरेंस है या दोनों अलग अलग हैं? क्योंकि बहुत सारे लोग अभी तक यही नहीं जान पाए हैं कि ये जो लेबर कार्ड है जिसे हम श्रमिक कार्ड भी बोलते हैं कुछ राज्यों में, और ई श्रम कार्ड, क्या दोनों अलग हैं या दोनों एक ही हैं? कुछ लोग तो ये भी कह रहे हैं कि जो लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड है वो ही अब बदलकर ई श्रम कार्ड हो गया है। तो नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड है वो एक राज्य सरकार की स्कीम है। अलग अलग राज्य की सरकारें अपने अपने राज्य में अपने अपने जो श्रमिक हैं, वहाँ पर जो नागरिक हैं जो श्रम का काम करते हैं, उसके लिए ये लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड बनवाती है, और उसका जो बेनिफिट है वो राज्य सरकार डिसाइड करती है। यानी उसका क्या लाभ है वो राज्य सरकार निर्धारित करती है कि वो अपने राज्य के श्रमिकों को किस तरह का फ़ायदा पहुंचाएगी। जैसे अभी मैं आपको एक एग्जांपल दूं कि दिल्ली में जो लेबर कार्ड बने थे, उसमें क्या हुआ था कोविड के समय में कि 5-5 हज़ार रुपये डायरेक्ट अकाउंट में श्रमिकों को भेजे गए जिनके पास में ये लेबर कार्ड बना हुआ था। इसके अलावा उनके जो बच्चे स्कूल वगैरह में पढ़ रहे हैं उसमें भी कुछ बेनिफिट है। तो ये जो राज्य सरकारें हैं, ये जो राज्य सरकारें अपने यहाँ पर अपने नागरिकों का जो श्रम का काम करते हैं, लेबर कार्ड या श्रमिक कार्ड बनवाती हैं या अभी बने हुए हैं, उनको अलग अलग तरह से फ़ायदा पहुँचाती हैं। और जो ई श्रम कार्ड है, ई श्रम कार्ड नेशनल लेवल पे यानी सेंट्रल लेवल पे ये केंद्र सरकार की स्कीम है। इसको केंद्र सरकार द्वारा बनवाया जा रहा है, यानी मोदी गवर्नमेंट द्वारा इसे बनवाया जा रहा है। इसके जो फायदे हैं वो इससे बिल्कुल अलग हैं। ऐसा हो सकता है कि भविष्य में ये दोनों एक साथ मर्ज हो जाएं, बट अभी ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये और ये यानी जो लेबर कार्ड है और ई श्रम कार्ड है, दोनों बिल्कुल अलग हैं। इसका इससे कोई रिलेशन नहीं है। हो सकता है भविष्य में दोनों एक साथ मर्ज हो जाएं, बट अभी ऐसा कोई रिलेशन नहीं है। तो आई होप श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड आप जान गए होंगे कि ये राज्य सरकार की स्कीम है, और हर एक राज्य की सरकारें अपने अपने यहाँ पर इसको अलग से बनवाती हैं। और इसका जो बेनिफिट है वो जो जानकार हैं, जो जानते हैं, क्योंकि हमारे कंट्री में बहुत सारे जो श्रमिक हैं वो इलिटरेट हैं, पढ़े लिखे नहीं हैं, उनको इस योजना के बारे में कोई जानकारी नहीं होती। कभी भविष्य में अलग से स्पेशली श्रमिक कार्ड या लेबर कार्ड के बारे में वीडियो आएगी, सो वो आप लोगों को दी जाएगी। फिलहाल आज का जो हमारा मेन टॉपिक है वो है ई श्रम कार्ड के ऊपर, कि ई श्रम कार्ड के फायदे क्या क्या हैं, ई श्रम कार्ड किसे बनवाना चाहिए और किसे नहीं बनवाना चाहिए। तो ई श्रम कार्ड अभी फिलहाल हमारे कंट्री के अंदर एक सुनामी सी आई हुई है। सारे लोग एक तरफ से ई श्रम कार्ड बनवाने की तरफ भाग रहे हैं, और सबको ये लग रहा है कि जैसे हर महीने उनके खाते में 1,500 रुपये, और कुछ लोग तो बातें ये भी कर रहे हैं अपनी मर्जी से कि 5-5 हज़ार रुपये मिलने वाले हैं। तो भैया ऐसा नहीं है, हमारी गवर्नमेंट के पास इतना पैसा नहीं कि वो 5-5 हज़ार रुपये सबको देने वाली है। आप लोगों को एक बात पता होनी चाहिए शायद कि अभी तक करीब 18 से 20 करोड़ जो ई श्रम कार्ड हैं वो बनाए जा चुके हैं, और गवर्नमेंट का ये टारगेट है कि ये 38 करोड़ जो असंगठित क्षेत्र में काम करने वाले लोग हैं
उनका जो डेटा है वो तैयार किया जाएगा। तो क्या 38 करोड़ लोगों को 5-5 हज़ार रुपये देना पॉसिबल है या 500 या 1000 रुपीज़ भी देना पॉसिबल है? जी नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। तो एक बात यहाँ क्लियर हो जाती है कि यहाँ पर डायरेक्ट जो पैसे मिलने की बात है वो बिल्कुल गलत है। डायरेक्ट किसी को कोई पैसा मिलने वाला नहीं है। उसकी भी एक शर्त है कि अगर पैसा मिलेगा तो कब मिलेगा, वो मैं अभी आपको बताने वाला हूँ। तो एक चीज़ तो क्लियर हो जाती है कि डायरेक्ट किसी भी तरीके का कोई सरकार पैसा नहीं भेजेगी। तो बात ये आती है कि ये फिर जो श्रम कार्ड है ये तैयार क्यों किया जा रहा है? तो चूंकि हमें पता है कि हमारा देश 140 करोड़ की आबादी के आसपास लेकर चल रहा है। इतनी बड़ी आबादी में बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो किसी ऐसी जगह पे काम नहीं करते जो जिनका जो ESI है या जो PF है वो कटता हो, यानी वो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। असंगठित क्षेत्र मतलब 10, 15 या 20 लोगों की कोई एक फैक्ट्री कारखाना नहीं है जिसके अंदर वो काम करते हैं। अलग अलग काम कर रहे हैं, बहुत सारे कारपेंटर का काम कर रहे हैं, कुछ बढ़ई हैं, कुछ रिक्शा चालक हैं, कुछ हमारे यहाँ मोची हैं, कुछ दूध वाले हैं, कुछ हमारे यहाँ जो लेडी वर्कर हैं केयर टेकर का काम करती हैं, कुछ घर में कढ़ाई सिलाई बुनाई इस तरह का काम करती हैं। इवन जो प्राइवेट ट्यूटर है, एक टीचर जो प्राइवेट है, उसे भी इसमें लेबर में रखा गया है। जो सेंट्रल गवर्नमेंट की लिस्ट है, एक लंबी लिस्ट है जिसमें बहुत सारे लोग। फिलहाल आप ये समझ लीजिए कि आप इसमें आते हैं या नहीं, इसका पता आप ऐसे लगा सकते हैं कि अगर आप PF और ESI आपका नहीं कट रहा है तो आप इस स्कीम के तहत आते हैं। इसमें आप फिर पेंटर भी हो सकते हैं, धोबी भी हो सकते हैं, सफाई वाले भी हो सकते हैं, इस तरह से। तो इन सभी का जो डेटा है वो गवर्नमेंट इसलिए उठा रही है क्योंकि उसको एक जानकारी चाहिए या एक वो जानकारी इकट्ठा करना चाहती है कि भाई उसके देश के अंदर कितने लोग ऐसे हैं जो किसी एक फील्ड में पंक्चुअल हैं। जैसे मान लीजिए ये डेटा तैयार किया जाता है और लोग रजिस्टर्ड करते हैं और गवर्नमेंट को ये मालूम पड़ जाता है कि भाई 3 करोड़ ऐसे लोग हैं हमारी कंट्री के अंदर, या 5 करोड़ जो कारपेंटर हैं, बढ़ई का काम करते हैं और वो असंगठित क्षेत्र में काम कर रहे हैं। तो अब जो है इनको फ़ायदा क्या क्या मिलने वाला है? तो फ़ायदा ये मिलने वाला है कि सबसे पहले इस कार्ड के तहत जितने भी लोग रजिस्टर्ड हैं उनको 2 लाख रुपए का एक जो दुर्घटना बीमा है वो मिल जाता है। इनकेस अगर आपकी काम के दौरान कहीं पे कोई हादसा हो जाता है तो उस समय आपको आपकी फैमिली को 2 लाख रुपए इसमें दिए जाते हैं। इसके साथ साथ अगर आप विकलांग हो गए, हैंडीकैप्ड हो गए, पूरी तरह से हैंडीकैप्ड हो गए तो 1 लाख रुपए, आंशिक रूप से अगर हैंडीकैप्ड हो गए तो 1 लाख रुपए, और पूर्ण रूप से तो ये इसमें भी 2 लाख रुपए आपको दिए जाते हैं। तो ये एक जो है सबसे बड़ा इसका फ़ायदा है। दूसरा जो फ़ायदा ये है जो मैंने पढ़कर खुद अपना कंक्लूज़न निकाला है अपने दिमाग से कि इसका जो दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा है वो ये कि अगर आप इसमें रजिस्टर्ड हो जाते हैं तो भविष्य में कभी केंद्र सरकार के पास में कोई टेंडर आता है। आपको एक एग्जांपल देते हैं। जैसे मान लीजिए हमारे यहाँ बुलेट ट्रेन की बात हो रही है। अब बुलेट ट्रेन हमारे इंडिया में सपोज मान लो बुलेट ट्रेन के लिए काम शुरू होने वाला है या शुरू हो जाए, तो उसमें ऐसा तो नहीं है कि इलेक्ट्रीशियन नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं उसमें प्लम्बर नहीं चाहिए, ऐसा तो नहीं है कि उसमें और भी तमाम सारे जो मिस्त्री का काम है या खुदाई का काम है, इन सब काम के लिए जब गवर्नमेंट को लेबर उठानी होगी तो उसके पास एक डेटा होगा कि भाई अगर सपोज दिल्ली के अंदर काम शुरू होता है तो दिल्ली के अंदर जो डेटा बनाया गया होगा उस डेटा से डायरेक्ट कांटेक्ट, मैसेज के थ्रू डायरेक्ट कांटेक्ट करके हो सकता है गवर्नमेंट उसको उन वर्करों को बुला ले कि भाई आप लोग अगर इंटरेस्टेड हैं तो आप लोग यहाँ पे आकर काम कर सकते हैं, तो उनको काम मिलने में आसानी हो जाएगी भविष्य में। दूसरा ये कि अगर आप इस कार्ड को बनवा लेते हैं तो इससे आपकी एक परेशानी दूर हो जाएगी। जो बहुत सारे जो हमारे ऐसे लोग हैं जो प्रवासी मजदूर हैं, जैसे कुछ बिहार से लोग दिल्ली आ गए। अब दिल्ली जब आ गए तो कुछ लोग जो है उनको रखने में उनको परेशानी होती है। वो सोचते हैं भाई पता नहीं कहाँ से आया है या किस तरीके का बंदा है, कैसा है, फिर ये होता है कि इनका वेरिफिकेशन करा के लाओ। तो अगर आप ये कार्ड लेकर अपने साथ चल रहे हैं तो आप ऑलरेडी रजिस्टर्ड हैं, फिर आपकी टेंशन ही नहीं है। तो हो सकता है कि मैं सपोज मान लो आप मेरे पास में काम लेने के लिए आए, मैंने आपसे पूछा भाई आप कहाँ से बिलोंग करते हैं? बिहार से। आप क्या काम जानते हैं? मैं कारपेंटर हूँ। सामने वाले ने जवाब दिया। मैंने कहा आपके पास श्रम कार्ड है या नहीं? उसने जवाब दिया हाँ श्रम कार्ड है। मैंने श्रम कार्ड लिया, डेटा चेक किया उसका
सारा मुझे मालूम पड़ गया कि ये इसका एड्रेस क्या है और ये सच में ये काम जानता है या नहीं, क्योंकि उसने जब रजिस्ट्रेशन कराया होगा तो अपना काम भी वहाँ पे फिल कराया होगा। तो ये परेशानियाँ जो लोगों को होती हैं ये दूर होने वाली हैं। तीसरा फायदा जो मुझे समझ में आया इसका वो ये कि बहुत सारी हमारे यहाँ जो योजनाएं हैं, पेंशन की योजनाएं हैं, वो चलती रहती हैं जिनकी जानकारी श्रमिकों को बिल्कुल भी नहीं होती, क्योंकि श्रमिक थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, सारे नहीं, थोड़े से कम पढ़े लिखे होते हैं, तो उनको बहुत सारी पेंशन योजनाओं के बारे में नहीं पता होता। तो इस कार्ड के होने से एक बहुत बड़ा फ़ायदा ये हो जाएगा कि अगर वो अपनी किसी भी तरह की जो सरकारी पेंशन है वो कंटिन्यू करवाते हैं, चालू करवाते हैं, तो उसमें जो गवर्नमेंट है उनकी हेल्प करेगी। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं कि इसमें जो एक पेंशन योजना है, इसका नाम है प्रधानमंत्री श्रम योगी योजना। इस योजना के तहत जो भी इस योजना को अपने इस कार्ड में मर्ज करवाएगा, ऐसा नहीं कि ज़बरदस्ती चालू हो जाएगी। बहुत सारे लोग ये कह रहे हैं कि भाई अगर श्रम कार्ड बनवा लिया है तो आपके इतने पैसे कटने लगेंगे, इतने पैसे कटने लगेंगे। पैसे तभी कटेंगे जब आप किसी भी तरीके की कोई पेंशन योजना चालू करवाते हो। और इसका भी फायदा है, क्योंकि अगर आप श्रमिक हैं, यानी श्रम कार्ड, आप ई श्रम कार्ड अगर आप रखते हैं और अगर आप कोई पेंशन योजना चालू करवाते हैं, तो अगर एक सामान्य नागरिक उसी पेंशन योजना को चालू करवाता है तो उसमें थोड़ा सा पैसा ज़्यादा देना होता है। और इसमें क्या करती है गवर्नमेंट, आपको कुछ पैसा आपको देना होता है, कुछ पैसा गवर्नमेंट ऐड करती है। तो इसमें एक स्लैब मैंने पढ़ी जिसमें से इसी एक योजना का अगर मैं एग्जांपल लूँ तो सपोज मान लो कि मैंने ये योजना मैंने श्रम कार्ड के लिए, मैंने ई श्रम कार्ड के लिए रजिस्टर करवा रखा है, क्योंकि मैं खुद में एक प्राइवेट ट्यूटर हूँ। तो अगर मैं इस योजना को शुरू करवाता हूँ, चालू करवाता हूँ, तो मुझे 55 रुपये देने होंगे और गवर्नमेंट भी 55 रुपये अपनी तरफ से देगी। तो मेरा जो पैसा इकट्ठा होगा वो तो रहेगा ही रहेगा। साथ साथ 60 साल के बाद, अगर मेरी उम्र 60 साल तक पहुंची तो 60 साल के बाद में 3000 रुपये पर महीने गवर्नमेंट मुझे देगी। और इन केस अगर 60 साल से पहले कोई दुर्घटना हो जाती है तो नॉमिनी जो है, मेरा जो नॉमिनी है, मैंने जिसे नॉमिनी बना रखा है, उसे 60 साल के बाद 50% जो पेंशन की रकम है वो दी जाएगी। तो ई श्रम कार्ड का एक यही सबसे बड़ा फायदा है कि जितनी भी पेंशन योजनाएं हैं उसमें गवर्नमेंट जो है, सरकार जो है, कुछ पैसा अपनी तरफ से ऐड करती है और बहुत कम पैसा, लगभग आधा पैसा आपको देना होता है। तो ये अच्छा फ़ायदा है ई श्रम कार्ड होल्डर के पास। अब बात ये आती है कि कौन कौन बनवा सकता है। तो ऐसा नहीं है कि सारे लोग एक तरफ से लग जाएं कि भाई मुझे बनवाना है, मुझे बनवाना है, मुझे बनवाना है। अगर आप टोटली हाउस वाइफ हैं, आप किसी भी तरीके का कोई काम नहीं करती, तो ज़बरदस्ती नहीं करना है। बहुत सारे लोग बनवा रहे हैं, वो ज़बरदस्ती कहते हैं सिलाई डाल दो, कढ़ाई डाल दो, केयर टेकर डाल दो, महिलाएँ आती हैं। क्या ज़रूरत पड़ी है? मुझे ऐसा लगता है कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, कोई प्राकृतिक आपदा, जैसे अभी कोविड आया था, प्राकृतिक आपदा आती है तो हो सकता है गवर्नमेंट 500-1000 रुपये डायरेक्ट खाते में भेजे, बस इतना बेनिफिट हो सकता है। इसके अलावा कोई ऐसा बेनिफिट नज़र नहीं आता है जिसकी वजह से अगर मैं ये सोचूं कि मैं भी इसे बनवा लेता हूं ज़बरदस्ती में, जबकि मैं कोई काम नहीं करता, मैं सपोज मान लो टोटली घर पे बैठा हुआ हूं, कोई काम नहीं करता, तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है इस कार्ड को बनवाने का। किसी तरह की कोई प्राकृतिक आपदा आती है तो गवर्नमेंट ने एक उसी अपनी वेबसाइट में मेंशन कर रखा है कि उस समय अगर सरकार को लगा कि वो डायरेक्ट कुछ पैसा भेजना चाहती है श्रमिकों के अकाउंट में, तो वो भेज सकती है। अच्छा, ये ज़रूरी नहीं है कि ये आपदा पूरे देश के अंदर की आपदा हो, चूँकि ये ई श्रम कार्ड तो पूरे देश का बन रहा है। अब सपोज मान लो बंगाल में कोई आपदा आ गई, अब बंगाल के श्रमिकों का जो डेटा होगा गवर्नमेंट के पास में, तो वो हो सकता है कि बंगाल के श्रमिकों को डायरेक्ट कुछ ना कुछ पैसा भेज दे। और अगर आपदा पूरे देश की है, जैसे ये कोरोना चल रहा है, तो उस समय अगर सरकार को ये लगेगा कि कुछ पैसा नागरिकों को, श्रमिकों को देना चाहिए, तो वो डायरेक्ट जो श्रम कार्ड में आपने अकाउंट दिया है, अकाउंट नंबर दिया है, उसमें डायरेक्ट पैसा आपको भेज सकती है। फिलहाल ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि इसमें 500 मिलेंगे, 1000 मिलेंगे, 5000 मिलेंगे। ये सब अभी बातें जो हैं वो बेबुनियाद हैं। जहाँ तक मैंने पढ़ा है कि इसके जो फ़ायदे हैं वो ये हैं कि इनकेस फ्यूचर में आपको कोई काम सरकार द्वारा
अगर दिया जाता है, प्राइवेट टेंडर जो गवर्नमेंट को कुछ मिलता है तो उसमें आपको फ़ायदा होगा। दूसरा जो पेंशन योजनाएं हैं उसमें आपको फ़ायदा होगा। तीसरा ये कि अगर आप कहीं भी काम करने जाते हैं देश के किसी भी अन्य राज्य में तो आपको वहाँ परेशानी नहीं होगी, क्योंकि आपके पास में अपना एक UN कार्ड होगा। तो जहाँ पर भी आप वो कार्ड दे रहे हैं वो तुरंत आपका डेटा निकाल कर सर्च कर सकता है ये बंदा किस स्टेट का है और ये क्या काम करता है। वहाँ पे आप जो झूठ नहीं बोल सकते, कहने का मतलब ये हो। तो ये एक अच्छी सोच है, अच्छा विचार है मुझे लगता है, क्योंकि ये जो परेशानियां होती थी कि 8-10 लोग बिहार से आए और यहाँ काम ढूंढ रहे हैं, लोग परेशान कर रहे हैं, भाई हम आपको काम नहीं देंगे, रीज़न आप वेरीफाई करा के आइए, आप जो है पुलिस वेरिफिकेशन करा के आइए, इस सब तरीके की चीज़ें ख़त्म हो जाएंगी हमारे देश से। तो फिलहाल जितना मैंने जाना वो आपके साथ में शेयर किया, और कोशिश करेंगे अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी वो तो मालूम ही पड़ जाएगा, अगर आप लोग लाइक देंगे तो इस तरह का एक आध कंटेंट और लाया जाएगा। जैसे हेल्थ कार्ड के बारे में लोग जानना चाहते हैं, आयुष्मान योजना वगैरह, तो इस तरह का कंटेंट आपको आगे बताया जाएगा चैनल के माध्यम से। थैंक यू सो वेरी मच। जितने भी ज़रूरतमंद लोग हैं उन सब में शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू सो वेरी मच।